हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं 10 इडियम्स की, जो कि आपकी इंग्लिश बाय क्रिस्टोफर फोनिक्स बुक के रहने वाले हैं, यानी कि जो आपकी द मास्टरपीस बुक है, उसी के बुक के इडियम रहने वाले हैं, जिसमें डे वाइज़ इडियम दे रखे थे 10-10 इडियम। तो उन इडियम्स को हम ओरिजिन के साथ क्लियर करेंगे। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा हम इडियम को किस तरीके से लर्न करते हैं, तो उसी तरीके से लर्न करने वाले हैं। बस थोड़ा-सा डिफरेंस ये रहेगा कि आपको यहाँ पर इडियम्स की पिक्चर नहीं मिलेगी। बस आपको सिर्फ ईडीएम यहाँ पर दिखेगा और मैं उसका आपको ओरिजिन बताऊँगा। तो आप लोगों का काम ये है कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस ईडीएम का ओरिजिन सुनिएगा, तभी आपको इस ईडीएम का मीनिंग हमेशा के लिए याद बना रहेगा। और गाइज़ मैं इसमें आपको एग्ज़ाम्पल भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका बस ईडीएम और ईडीएम का मीनिंग मेन का होता है, बस हमारा वही मकसद रहने वाला है यहाँ पर गाइज़। चलिए गाइज़, हमारा फर्स्ट ईडीएम दे रखा है एन आई फॉर एन आई, जिसका मीनिंग होता है जैसे को तैसा, जिसे आप लोग सुना भी होगा, टिट फॉर टैट बोलते हैं, यानी जैसे को तैसा। तो गाइस बात करें इस ईडियम के ओरिजिन की, तो गाइस इस ईडियम का ओरिजिन एंशिएंट मेसोपोटामियन साम्राज्य से हुआ था, जिसमें एक हम्मुराबीस नाम का व्यक्ति था जिसका वहाँ पर शासन हुआ करता था। और गाइस इस व्यक्ति का एक कोट रहता था कि अगर आपने किसी जेंटलमैन व्यक्ति की आपने आंखें अगर बर्बाद कर दी, यानी कहने का मतलब है अगर आपने जेंटलमैन की आंखें फोड़ दी हैं, तो जिस व्यक्ति ने आंखें फोड़ी हैं उसको भी बदले में अपनी आंखें फोड़ने होती थी। यानी वहाँ पर शासन होता था कि अगर कोई गलत काम करता है, डिसऑनेस्ट पर्सन है, तो उसकी आंखें फोड़ दी जाती थी। और अगर धोखे से भी किसी ईमानदार व्यक्ति की या फिर किसी अच्छे व्यक्ति की धोखे से अगर आँख फोड़ दी गई है, तो जिस व्यक्ति ने आँख फोड़ी है उसको बदले में अपनी आँख भी फोड़नी पड़ती थी। तो वहीं से इस इडियम का बना था एन आई फॉर एन आई, यानी आँख के बदले आँख। तो इसका मतलब जैसे को तैसा, यानी कि अगर आपने आँख फोड़ी है तो आपको अपनी आँख भी फोड़नी पड़ेगी, यानी जैसे को तैसा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, जो कि दे रखा है एट सिक्सेस एंड सेवंस। तो गाइस शायद मैं इसे आप इडियम को पहले पढ़ा चुका हूँ। तो गाइस इसका मीनिंग होता है तितर-बितर, या फिर कह सकते हैं अस्त-व्यस्त होना, यानी कि इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, और कह सकते हैं डिसऑर्डर। तो चलिए गाइस बात करते हैं इस इडियम के ओरिजिन की। तो गाइस इस इडियम का ओरिजिन बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन कह सकते हैं 2 भाई थे, या फिर कह सकते हैं 2 कॉम्पिटिटर थे जो अपनी पोजीशन के लिए हमेशा अपने आप में लड़ा करते थे। यानी कि उनके बीच में 6th और 7th पोजीशन की लड़ाई हुआ करती थी। वो कहता था कि मैं 6th पोजीशन में रहूँगा, और दूसरा वाला कहता था कि मैं 6th पोजीशन पर रहूँगा, यानी 7th पोजीशन पर कोई भी आना नहीं चाहता था। तो वहीं पर इनके बीच में लड़ाई होती रहती थी, यानी कि उनके बीच में डिसऑर्डर बना रहता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस इसका एक इडियम डाइस से भी रिलेट करता है, यानी कि डाइस आप लोग जानते होंगे जो खेलने के लिए लूडो में पासा आता है गाइस, उसी की बात करते हैं। तो वहाँ पर मुझे इसका कंफर्म नहीं पता चलता कि एट सिक्सेस एंड सेवन्स, वहाँ पर 7th पोजीशन मैंने तो पासे में नहीं देखी, लेकिन पास्ट टाइम में जो भी हो, तो वहाँ पर सिक्सेस और 7th पोजीशन मतलब पासे में जो डाइस आता था, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क भरा होता था। कह सकते हैं कि तितर-बितर करने वाला होता था, इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, यानी एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब हो गया तितर-बितर, या फिर कह सकते हैं डिसऑर्डर कंडीशन। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, जो कि दे रखा है अ फिश आउट ऑफ वाटर, जिसका मीन्स होता है इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि जो बिल्कुल आरामदायक पोजीशन ना हो उसे बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। तो आई होप आपको इस इडियम का ओरिजिन मुझे लगता नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके मीनिंग इडियम से ही पता लग रहा है। फिश आउट ऑफ वाटर यानी फिश पानी से बाहर अगर आप निकाल देंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उसके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहने वाली है। तो आई होप आपको ये तो बिल्कुल लर्न होगा आसानी से, और आप इसे कई बार पढ़ चुके होंगे और आपको याद भी होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट इडियम दे रखा है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़, यानी कि कॉज ऑफ कह सकते हैं डिस्प्यूट, और कह सकते हैं यहाँ पर लड़ाई के लिए जो जड़ होती है उसे बोलते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस इडियम के ओरिजिन की। तो गाइस इस इडियम का ओरिजिन एक रोमन मिथोलॉजी से, यानी कि मिथोलॉजी आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है जिसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी ना हो। इसमें 2 व्यक्ति थे, एक था थीटस और एक था पेल्यूस, जिनकी शादी हो रही होती है, और इन दोनों ने अपनी शादी में सभी देवी-देवताओं को प्रकट किया था, बस आइरिस को छोड़ कर के। आइरिस जो कि एक झगड़े की देवी थी, और कह सकते हैं गाइस जो झगड़े की देवी थी उसे बहुत जल्दी क्रोध आता था। और गाइस जब इन लोगों की शादी का प्रोग्राम तय हुआ, तो जब इन लोगों की शादी हो रही थी तब क्या हुआ कि सभी देवी-देवता आ गए, लेकिन इसने आइरिस को इनवाइट नहीं किया था। इस कारण से आइरिस काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आ गई और आसमान में प्रकट हुई, और उसके हाथ में गाइस एक सेब था, एप्पल था उसके हाथ में, जिसमें लिखा हुआ था फॉर द फेयरेस्ट, यानी कि सबसे सुंदर जो है उसी के लिए फॉर द फेयरेस्ट है। यानी इनके शादी में काफ़ी ज़्यादा देवी देवताएं थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा
कह सकते हैं 3 देवियाँ थीं। 3 देवियाँ थीं जिनका नाम था एथीना, एफ्रोडाइट और हीरा। जो इस एप्पल के लिए यानी इस एप्पल को लेने के लिए, क्योंकि इस एप्पल में लिखा था फॉर द फेयरेस्ट, तो इस एप्पल के लेने के लिए इन लोगों के बीच में आपस में झगड़ा होने लगा। और गाइस जब ये झगड़ा नहीं सुलझा तो ये झगड़ा जो है कह सकते हैं सबसे बड़े गॉड के पास पहुंचा, जो कि थे ज्यूस। ज्यूस ने इसे पेरिस के पास भेज दिया, यानी कि पेरिस जो थे वो प्रिंस थे उसके पास भेज दिया गया। और वो और मॉर्टल भी थे, जो पेरिस जो थे मॉर्टल यानी कि अमर थे। तो पेरिस ने कहा ये जो एप्पल है वो एफ्रोडाइट के दे दिया जाए, यानी कि जो 3 देवियां थी एथीना, एफ्रोडाइट और हीरा, तो उसमें से एफ्रोडाइट को ये एप्पल दे दिया जाए। जिससे जो दूसरे देवी देवता थे वो काफी ज्यादा क्रोध में आ गए, और वहीं पर क्या हुआ कि उनके बीच में एक कह सकते हैं कोल्ड वॉर भी उनके बीच में लड़ा गया। तो गाइस आप लोग समझ पा रहे होंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि वो जो एप्पल था वो किस क्या था, डिस्कॉर्ड यानी झगड़े का कारण था वो जो एप्पल था। आपको स्टोरी से समझ में आ गया होगा, फॉर दी फेयरेस्ट लिखा था, इस वजह से उनके बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हुआ था। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया कॉज ऑफ क्वारल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट चीज रखा है अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अ कम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी और स्किल, यानी कि जो अप्रत्याशित विजेता होता है, यानी जिसके बारे में आपने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जीतेगा, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली वहां पर जीत जाता है, तो उसे बोलते हैं अ डार्क हॉर्स। तो चलिए बात कर लेते हैं गाइस, इस ईडियम का जो ओरिजिन है वो डार्क यानी कि हॉर्स से जुड़ा हुआ है। यानी इस ईडियम का ओरिजिन की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि पास्ट पास्ट के टाइम में या फिर अभी भी फॉरेन में घोड़ों पर रेस होती है। तो गाइस जो रेस पर जो लोग बेट लगाते हैं वो लोग काफी ज्यादा जो अट्रैक्टिव दिखने वाले या फिर कह सकते हैं जो ब्राइट कलर के हॉर्स होते थे, लोग उन पर ज्यादा अट्रैक्शन होते थे उनका। और गाइस जो लोग होते थे उन्हीं पर ज्यादा पैसे लगाते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जो डार्क हॉर्स होता था, यानी जो कह सकते हैं भद्दे कलर का या फिर जो काले कलर का जो डार्क हॉर्स होता था गाइस, वो जीत जाता था। तो वहीं से हमारा इडियम बना था अ डार्क हॉर्स, यानी जो डार्क कलर का हॉर्स होता था वो उसको किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वो अप्रत्याशित विजेता लास्ट में आखिरी तक बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी अ डार्क हॉर्स का मतलब हो जाएगा अ कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी और स्किल। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, जो कि दे रखा है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब होता है अभावग्रस्त आदमी या फिर कह सकते हैं मामूली तुच्छ व्यक्ति जो होता है उसे बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ, जिसका मीनिंग होता है अ मैन विथ नो वॉइस और विल ऑफ हिज ऑन, यानी कि जिसकी कोई खुद की इच्छा ना हो और कह सकते हैं जो अभावग्रस्त आदमी है उसे उसे बोलते हैं मैन ऑफ स्टार। तो गाइस अगर बात करें इस ईडियम का ओरिजिन, तो अगर आप कभी गांव गए होंगे तो आपने गांव में खेतों के बीच में एक पुतला बड़ा मतलब पुतला खड़ा हुआ देखा होगा, जो कि घास फूस स्ट्रॉ यानी जो ही होता है घास फूस, उसी से भर करके बनाया जाता था, खेतों के बीच में लगा दिया जाता था, जिससे कि पंछी या फिर जो दूसरे जानवर हैं वो खेत में ना आए और उनकी फसल ना बर्बाद हो। तो गाइस वहीं से ईडियम बना था। लेकिन वो जो वहां पर पुतला खड़ा होता था वो इतना अभावग्रस्त होता था कि आपके कहने पर वो इधर-उधर घूम नहीं सकता, बस एक जगह पर स्टेबल खड़ा रहता था, घूम नहीं सकता, इधर-उधर चल नहीं सकता। आपकी धन से देकर कोई मतलब कह सकते हैं कि आप अगर उससे धन माँगे तो आपको धन भी वो नहीं दे सकता। यानी वो आदमी कैसा था? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ था, यानी आदमी जो था वो घास-फूस तिनके का था। तो वो अभावग्रस्त आदमी था, उसके पास कुछ भी नहीं था, यानी उसकी खुद की वॉइस भी नहीं थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी अ मैन विथ नो वॉइस। चलिए नेक्स्ट इडियम दे रखा है ब्लैक सीप। अब ब्लैक सीप मैं आपको पहले भी इडियम करा चुका हूँ, जिसमें मैंने 3 इडियम्स आपको कराए थे। तो गाइस इसका मतलब होता है अशुभ व्यक्ति, कह सकते हैं एन अनलकी पर्सन। तो गाइस बात करें इस इडियम के ओरिजिन की, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीप, सीप मतलब भेड़। तो गाइस इस इडियम का ओरिजिन भी सीप से रिलेटेड है, यानी कि जैसा कि आपको गाइस पता होगा सीप से हमें वूलन मिलती है। और गाइस जब सीप जो होती थी अगर वो ब्लैक कलर की है तो गाइस वो सीप हमारे लिए कैसी होती थी? अनलकी होती थी। अनलकी क्यों होती थी? क्योंकि जो ब्लैक कलर की आपकी जो भेड़ है, तो जो अदर कलर की जो भेड़ें होती थी, जैसे मान लीजिए अगर व्हाइट कलर की कोई भेड़ है, तो उससे जो वूलन निकलेगी आप उस पर डाई करके यानी कि आप उस पर पेंट करके यानी डाई चढ़ा करके आप किसी भी कलर का बना सकते थे। लेकिन गाइस जो डार्क या फिर ब्लैक कलर की जो सीप होती थी उस पर आप कलर भी नहीं कर सकते, डाई नहीं कर सकते, तो आप उसका कलर भी नहीं चेंज कर सकते। तो इसीलिए जो ब्लैक सीप होती थी लोग उसे अशुभ मानते थे, यानी कि अनलकी पर्सन, यानी कि अ ब्लैक शिप मतलब हो जाएगा एन अनलकी पर्सन जो अशुभ हो। चलिए नेक्स्ट चीज़ दे रखा है एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है थोड़ी ही दूर पर, यानी कि एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कुछ ही दूरी पर। तो गाइस आई होप आपको ये ईडियम मुझे लगता नहीं लर्न कराना चाहिए, क्योंकि इस ईडियम का मीनिंग कहीं न कहीं आपको समझ में आ रहा होगा। स्टोन्स थ्रो यानी कि पत्थर को
फेंकना यानी कि आप पत्थर को उतनी ही दूर फेंक सकते हैं। यानी अगर आप हाथ से फेंकने की कोशिश करेंगे तो मान लीजिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर मैंने मान लीजिए 500 मीटर आप दूर फेंक सकते हैं। यानी कि एक आदमी कोई व्यक्ति है अगर उसका एवरेज लिया जाए तो लगभग 200 या 300 या फिर मान लीजिए अगर 400 भी पहुँच गया एवरेज कि इतनी दूर पत्थर वो फेंक सकता है। तो कहीं न कहीं वो एक नियर सिचुएशन होती थी यानी कि जो वहाँ पर जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा पास होती थी क्योंकि 400-500 मीटर काफ़ी ज़्यादा दूरी नहीं होती है। तो एट अ स्टोन थ्रो का मतलब हो जाएगा एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट इडियम दे रखा है टू ऐड अ न्यू फेदर इन वन्स कैप। इसका मीन्स होता है कोई नया सम्मान या कोई नई सफलता प्राप्त कर लेना यानी कि एन अकम्प्लिशमेंट और अचीवमेंट दैट वन टेक्स प्राइड इन यानी कि कोई सम्मान मिल जाना, कोई सम्मान प्राप्त कर लेना उसे बोलते थे टू ऐड अ न्यू फेदर इन वन्स कैप। आई तो गाइस अगर बात करें इस इडियम की ओरिजिन की तो गाइस जैसा कि आपने पिक्चरों में देखा भी होगा कि जो पास्ट टाइम में जो कबीले होते थे और उनका जो सरदार होता था उसकी टोपी में कहीं न कहीं पंख लगे होते थे। और आपने कई बार कह सकते हैं आपने आर्मी में सेना में भी देखा होगा कि जो वहाँ पर ऑफिसर्स होते थे उनकी टोपी में पंख लगे होते थे। यानी कि जिसकी टोपी में जितने ज़्यादा पंख लगे होते थे वो कहीं न कहीं उतना ही ज़्यादा हाई रैंक का ऑफिसर होता था। तो वहीं से इस इडियम का ओरिजिन हुआ यानी ऐड अ न्यू फेदर इन वन्स कैप यानी किसी की टोपी में एक नया पंख ऐड हो गया। इसका मतलब कहीं न कहीं उसे नई अचीवमेंट मिली है, उसे नया कह सकते हैं सफलता प्राप्त हो गई है, उसका एक पद जो है वो और हाई हो गया यानी एन अकम्प्लिशमेंट यानी कोई नया सम्मान प्राप्त कर लेना उसे बोलते हैं टू ऐड अ न्यू फेदर इन वन्स कैप। चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट जो लास्ट इडियम है वो दे रखा है टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड जिसका मतलब होता है सेल्फिश मोटिव यानी कि स्वार्थ प्रवृत्ति रखना यानी स्वार्थी प्रवृत्ति रखना यानी कि खुद के लाभ के बारे में सोचना उसे बोलते हैं टू हैव एक्स टू ग्रिन। तो गाइस अगर बात करें इस इडियम का ओरिजिन की तो गाइस इस इडियम का ओरिजिन कुल्हाड़ी से जुड़ा हुआ है यानी कि यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा एक्स। एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी और ग्रिंड मतलब होता है उस पर धार रखना, उसे शार्प करना। तो गाइस ऐसा कहा जाता है कि एक लड़का था जिसके पापा जो थे उसकी एक पत्थर की कह सकते हैं पत्थर की चक्की की दुकान थी। वहाँ पर चक्की की दुकान थी, जिसमें वो क्या करते थे वहाँ पर गाँव वालों का आटा पीसते थे। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि उसके पिता किसी काम से बाहर गए थे और जिससे उस लड़के को उस दुकान को देखना पड़ रहा था। तभी एक व्यक्ति आया वहाँ पर और उससे कहने लगा, "क्या तुम्हें पता है कि इस चक्की से आटा पीसने के साथ-साथ अपने औज़ारों पर हथियार मतलब अपने औज़ारों पर धार भी रखी जा सकती है?" और वह अपने साथ एक एक्स कुल्हाड़ी भी लाया था। कहने लगा, "देखो मैं तुम्हें अभी रख कर दिखाता हूँ।" तो गाइस उसने किया क्या कि उसने उसको सिखाने के चक्कर में उसने अपना भी लाभ कमा लिया यानी अपना उस मेन चीज़ उसका वहाँ पर जाने का मतलब ये था कि उसे अपना स्वार्थ निकालना था। उसे उसका जो मोटिव था वो सेल्फिश का था। तो आई होप आपको इस इडियम का ओरिजिन समझ में आ गया होगा यानी उस व्यक्ति ने उस जो चक्की थी वो पत्थर की उससे अपनी धार भी रख ली अपनी एक्स में। तो टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड यानी कि एक्स एक्स को यानी कुल्हाड़ी को धार रखना इसका मतलब कहीं न कहीं उसका धार रखने से उसका मतलब था कि अपना सेल्फिश मोटिव निकाल लेना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज़ अगर आपको इडियम सारे के सारे लर्न हो गए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है तो आई होप अगर आप कुछ दिक्कत भई हो तो आप लोग माफ़ करिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आपको वीडियो के जो इडियम्स हैं अगर वो लर्न नहीं हुए तो आप लोग इन्हें दोबारा देख लीजिएगा। 100% मैं श्योर हूँ कि आपको इस इडियम का मीनिंग जो है वो हमेशा के लिए याद बना रहेगा क्योंकि मैंने आपको सभी इडियम्स की कुछ ना कुछ कहानी बताई है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने पिक्चर्स ऐड नहीं करी, इससे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाता लेकिन मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है और जैसा कि आपको पता है कि बिना आप कह सकते हैं पैसे के कोई काम करने में ज़्यादा मन भी लगता भी नहीं। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर वॉच टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा कम है अभी। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और चैनल हमारा जल्दी से जल्दी मोनेटाइज़ हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट कैटेगरी के वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे वो कैप के। चलिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।